चैप्टर 1 से शुरू करते हैं EIS के अपने, जो कि है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है सर। तो ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस का सबसे पहले आ जाते हैं हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले है कैटेगरीज, जिसमें बिजनेस प्रोसेस होते कौन सी कैटेगरीज में कैटेगराइज हो सकते हैं। ऑटोमेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स और इम्प्लीमेंटेशन होंगे। रिस्क मैनेजमेंट, ये अमेंडमेंट आई हुई है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो इसी के बाद बिल्कुल मैं उस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। और ये स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस आ जाते हैं, अभी सेम ही आ गया। और फ्लो चार्ट वगैरह हम करेंगे नहीं, हालांकि इन्होंने फुल टाइप इंडेक्स बनाया नहीं है, पर कोई बात नहीं, हमें इतना भी इंडेक्स में इतना नहीं है। मैंने जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्या, हर एक चीज़ जो इस चैप्टर में है वो कवर की है फ्लो चार्ट की। और जो मैं अमेंडमेंट की वीडियो लाने वाला हूँ, सिर्फ पर्टिकुलर वो अमेंडमेंट, बाकी अमेंडमेंट आई हैव कैटेड इन दिस वीडियो। ठीक है, बाकी अमेंडमेंट तो रखी है मैंने। अच्छा जी, अब ये अब EIS का मीनिंग क्या होता है, यानी EIS ERP का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। EI अच्छा जी, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना EIS और ERP। ERP ज़्यादा हम वैसे पढ़ेंगे अपने 5th चैप्टर में, जो कि ERP पे बेस्ड है, या अपने मॉड्यूल में जो भी अपना चैप्टर है ERP। ठीक है, ओके। तो ERP और EIS में सबसे पहले मैं आपको थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा। ओके जी, ERP होता क्या है सबसे पहले। ERP वो मॉड्यूलर डिज़ाइन होता है, जो हमारे कई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई मॉड्यूल हमने डिज़ाइन कर दिया है, जिससे हम कई डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, हमारा परचेज मॉड्यूल होता है, हमारा फाइनेंस मॉड्यूल होता है, हमारा सेल्स मॉड्यूल होता है, हमारा HR मॉड्यूल होता है। सबने अपने अपने इंडिविजुअल मॉड्यूल्स तो लगाए हुए हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, बट परचेज वाले को पता, सेल्स वाले ने इतनी सेल्स की बात हो गई है, बट परचेज वाले ने मटेरियल ही उतना परचेज नहीं किए, तो बेटर कोऑर्डिनेशन बन जाता है अगर ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो। तो ERP यही प्रोवाइड करता है कि इनके ERP एक ही मॉड्यूल जो कि सब में लगाया जाता है। ERP इज़ वन मॉड्यूल विच इज़ डेवलप्ड टू कनेक्ट टू और मोर मॉड्यूल्स। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट मतलब मिला देना, तो उसको हम ERP कहते हैं। अब ERP और EIS में सबसे बड़ा डिफरेंस, पहले तो ये डायग्राम देख लो। ERP EIS से एक छोटी कहते हैं, EIS इज़ ब्रॉड, जो आप अभी पढ़ने वाले हो वो एक ब्रॉड है, कैटेगरी है एज कम्पेयर टू द ERP। ERP में सिर्फ 2 मॉड्यूल्स होते हैं। जब एक ERP, जो कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, जब एक ERP सब लेवल्स पे और सब मॉड्यूल्स को कनेक्ट करता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन के काम आ रहा है, सब जैसे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट भी बनाने में, सेल्स चेन मैनेजमेंट भी बनाने में, ठीक है जी, हमारे कस्टमर से हमारे सप्लायर्स को भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तब वो EIS बन जाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम से देखते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे CRM और SCM थोड़ा थोड़ा क्यों जोड़ा है सर। थोड़ा थोड़ा इसलिए जोड़ा है क्योंकि अगर हम पूरा CRM अंदर ले जाते, पूरा CRM EIS के भी अंडर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कस्टमर को भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना। इस मॉड्यूल में होता क्या है, जैसे आपने कई इंस्टीट्यूट्स के वो सॉफ्टवेयर्स खोले होंगे, कई ऐप्स खोले होंगे, जिसमें वो आपके साथ भी कनेक्ट करते हैं, वो आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप उसमें फीडबैक भरते हैं, आप उसमें ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशन बना रहे हैं, वो जितने आप प्रोडक्ट्स खरीदोगे उतना वो अलग अलग आपको एडवांटेजेस देंगे, वो आपको अलग टाइप के डिस्काउंट्स देते हैं। लाइक बैंक्स अपना एक EIS मॉड्यूल बनाते हैं, जिसमें वो सब चीज़ें को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो कस्टमर रिलेशनशिप भी मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को अलग अलग एडवांटेजेस देते हैं। लाइक अभी अभी नया ही सुना था कि जो कस्टमर ज़्यादा होते हैं वो उन्हें कई तरह के और भी ऑफर्स देते हैं, मतलब जैसे दिवाली पे हो, दिवाली या कोई भी ऐसे फेस्टिवल होते हैं, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स उनको गिफ्ट में देते हैं। वो क्यों देते हैं, वो सबको नहीं दे सकते ना, वो सिर्फ अपने ज़्यादा इन्वॉल्विंग कस्टमर्स को, ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने वाले कस्टमर्स को अपने साथ ज्वाइन रखने के लिए, अपने बैंक के साथ ज्वाइन रखने के लिए CRM का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब CRM थोड़ा इसीलिए जोड़ा है क्योंकि वी कैन नॉट गिव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि EIS ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा आपस में घूम रहा है। ठीक है, तो साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, साथ में इंटीग्रेट हो रहा है सारा डाटा, बट वही सारा CRM से सिर्फ इतना ही, जितना हमें उनसे जुड़ना है सिर्फ उतना ही चाहिए। ठीक है, या जितना वो हमसे डाटा हम उन्हें देना चाहते हैं उतना ही हम उन्हें जोड़ते हैं। सेम इज़ द केस विद द SCM।
अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी। सप्लायर से हमने ज्वाइन कर दिया, जैसे ही हमारा परचेज, हमारा प्रोडक्शन में थोड़ा भी क्या कहते हैं, सामान कम हो जाता है, तो सीधा ही वो इन्फॉर्मेशन सप्लायर के पास चले जाती है और एक बस ऑथेंटिकेशन से बस वो सामान तैयार होने शुरू हो जाता है विद एन एग्रीमेंट। बट एग्रीमेंट पहले होता है, बट इससे क्या होता है, टाइम बहुत सेव हो जाता है और उधर से सामान बनता रहता है। वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन आर कोर एक्टिविटीज़। तो EIS, CRM और SCM को भी बीच में ले लेता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारी डेफिनेशन। अब इससे 2 पॉइंट्स हमें पता लगते हैं कि हर एक EIS, एवरी EIS इज ERP, एवरी EIS इज ERP, क्योंकि EIS ब्रॉड है। ठीक है, अच्छा, कंबाइन करता है पार्शली EIS, CRM और SRM को, पार्शली करता है, फुली नहीं करता है। मैंने बताया ना, थोड़ा थोड़ा ही हम उनसे जितना डाटा हमें चाहिए उतना ही करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब दो चीज़ें और पता चलती है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स की, तो वो ERP बन जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे ज़्यादा एक्सटेंशन में अपने 5th चैप्टर में या 4th चैप्टर जो भी है आपका। और इंटीग्रेशन जब सारे मॉड्यूल्स की हो जाती है, जैसे CRM SRM की भी हो जाती है, तो सब इंटीग्रेट करके हम EIS में आ जाते हैं, जो सब के लिए यूज़फुल होता है हर एक लेवल पे, और वो सारे मॉड्यूल्स एंटिटी के अपने अंदर कर लेता है। तो वो हो गया अपना EIS। ये होगी अपनी EIS ERP की अच्छी करेक्ट डेफिनेशन। अब हेलो, पहले ही चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो क्वेश्चन हमारे नवंबर 20 में आया था हमारे पेपर में, वो है हमारा ERM फ्रेमवर्क वाला। ये मैं आगे भी कराऊंगा, मैं चाहता हूँ आप चैप्टर के आगे लिख लो और लिख लो उसको नवंबर 20। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो इस बार अटैम्प्ट में आ गया होता है वो ज़्यादातर अगले अटैम्प्ट में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा मत करना, ज़रूर करना है, दिमाग से निकाल दो, कई बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। बट एक चीज़ आप कर सकते हो, आप इसके लिए करो कि आप इसे थोड़ा लाइट रिवाइज करना, बट बाकियों पे बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान रखना। अच्छा, ये कितने मार्क्स का आया था सर? ये आया था 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कोर बैंकिंग और उन सब में से तो आया था। इस बार ERP में से आई थिंक ज़्यादा आया, बट क्या कर सकते हैं अभी। हाँ, हाँ, इसमें वो भी आया था, हमारा रिस्क एपेटाइट का क्वेश्चन आया। रिस्क एपेटाइट आगे पढ़ेंगे, अभी यहीं पे लिख लो, जब हम चैप्टर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिस्क एपेटाइट और उसकी 4 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, क्या होता है रिस्क एपेटाइट और उसकी 4 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। यहाँ पे राइटिंग थोड़ी यार पता नहीं क्यों गलत आ रही है, बट कोई बात नहीं, आई होप समझ में तो आ ही रहा है। ठीक है जी, तो ये अपने बन गए हैं 2 क्वेश्चन। पहले अपना ERM फ्रेमवर्क जो कि 6 मार्क्स का है, और ये अपना रिस्क एपेटाइट जो कि 4 मार्क्स में है। टोटल सर हर एक चैप्टर ज़्यादातर 10 मार्क्स में आता है, एक आध ज़्यादा में आ जाता है, बट मोस्टली 10 मार्क्स में। ये हो गया हमारा सर नवंबर 20। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट्स ऑफ ERP कार्ड, तो ओके, ये हमारा नवंबर 20 का इस चैप्टर में से क्लियर कट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस वो आ गया प्रोसेस जो कि एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटी दैट विल अकम्प्लिश स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल है हमारा कस्टमर को सेटिस्फाई करना और यहाँ क्वालिटी इंप्रूव करना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी कोई भी हो सकती है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए हम अपनी प्रोडक्शन में चेंज लाएंगे, वो एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटी। हम अपनी सप्लाई चेन भी ठीक करेंगे, ताकि अपने क्या कहते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन टीम को भी ठीक करेंगे, अपने एडवर्टीजमेंट टीम को भी ठीक करेंगे। तो एक एक्टिविटी या ज़्यादा एक्टिविटी जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करेंगे, उसको आप कहेंगे अपना बिजनेस प्रोसेस। नाउ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अब जो ये तो हो गया बिजनेस प्रोसेस, अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट होना चाहिए, बट इसको मैनेज कौन करेगा? अब जब इस प्रोसेस को मैनेज करते हैं, इसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें 3 E's आ जाते हैं, जैसे उन्होंने लिखा है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट ये 3 मतलब अपने प्रोसेस को मैनेज करना ही बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। अब आते हैं जहाँ से अपना टॉपिक शुरू होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी हम रिवीजन और अपने पेपर्स के लिए तैयारी करते हैं। तो टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना। ओके, इस बार नहीं आया, नवंबर 20 में नहीं आया, बट मे बी Jan 20 में आएगा। एंड हो सकता है MCQ भी आए, बट इस बार ज़्यादा MCQ वैसे उसमें से आए थे, अमेंडमेंट्स में से। ओके, तो स्टार्टिंग कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। 3 तरह की कैटेगरीज होती है। अब हमने कहा बिजनेस प्रोसेस होने तो ठीक है, ज़रूरी नहीं होता बिजनेस प्रोसेस आप कहो कि अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो बिजनेस प्रोसेस एंड से ही होगा, मतलब आपके प्रोडक्शन में ही ठीक होना होगा। ठीक है कि नहीं? मतलब वो आपकी स्टार्टिंग से हो सकता है, आपकी मैनेजमेंट से हो सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट।
वहाँ से भी हो सकता है। सो इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेसेस, सपोर्टिंग प्रोसेसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेसिंग। ऑपरेशनल वाले प्राइमरी होते हैं, मतलब सबसे ऊपर यही आता है। जब हम कोई अपना क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अपनी टॉप लेवल, फिर उसके बाद अपनी मिडिल, तो उसके बाद अपनी ऑपरेशन। बट जब हम ऑपरेशनल प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, जो हम बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में चलते हैं, तो चार्ट कुछ इस तरह जाता है। सबसे पहले हमारे लिए तो टॉप लेवल, सबसे पहले मिडिल लेवल, बट कस्टमर के लिए तो सबसे पहले यही आएगा ना, अपना वो ऑपरेशनल, क्योंकि वो डायरेक्टली उसी के साथ इंगेज कर रहा है। टॉप लेवल क्या कर रही है उसको कोई लेना देना नहीं, तो सबसे पहले उसके लिए ऑपरेशनल आता है, फिर उसके बाद मिडिल लेवल कुछ काम में आता है, और सबसे लास्ट में टॉप लेवल, जो कि हम मुकेश अंबानी को कहीं ना कहीं गलत ठहराते हैं। सबसे पहले हम स्टोर को कहते हैं कि स्टोर से हमें सर्विस मिलेगी, अगर हमें नेट नहीं मिलता तो हम सीधा मुकेश अंबानी को थोड़ी कॉल करेंगे, ठीक है ना। कस्टमर के लिए तो पहले सबसे पहले ऑपरेशनल, जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके, सो ये हो गया अपना, और अब इसको काट देते हैं। और हाँ, तो ऑपरेशनल प्रोसेसेस डील विद कोर बिजनेस, ये हमारे कोर बिजनेस से डील करते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है, और ये वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। सपोर्टिंग प्रोसेस क्या होते हैं, जो कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी बंदे उसके पीछे काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस के पीछे काम कर रहे हैं, ये डायरेक्टली वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते कस्टमर्स को। मीन्स ये ऐसे नहीं कि खुद इनका कोई लेना देना होता है, बट कहीं ना कहीं बैक करते हैं, इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। ओके, सही हो गया। उसके बाद आ गया मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इनको मॉनिटर करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, तो वो होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट होता है नहीं, बट इसका इतना इंपैक्ट होता है क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं, इनके बिना तो कुछ स्मूथ फंक्शनिंग हो नहीं सकती, तो इसलिए इनका भी प्रोसेस होना जरूरी होता है। समझ आ रहा है, होप सो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये टॉपिक सिंपल है, बिजनेस प्रोसेस ऑटो इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हमने ये तो बता दिया कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन होता क्या है, ठीक है। यहाँ तो हम कहेंगे स्टेप्स क्या हैं बीपीए के, वो हम आगे पढ़ने लगे हैं। डिफाइन वाई वी नीड टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट बीपीए वगैरह वगैरह, या हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें बीपीए को, वो आएगा। अब ये कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने सेम ही आंसर लिखना है, या तो बीपीए इम्प्लीमेंटेशन या स्टेप्स, ठीक है सर। तो अब हम पढ़ेंगे आगे, और ये स्टेप्स की एक मेमोरी टेक्निक लिख लेना, वाई यू डू कंसल्टेंट इन डीटी, ठीक है। वाई से हमारा आ गया डिफाइन वाई वी नीड टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट बीपीए। यू से आ गया अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन। डू से आ गया डॉक्यूमेंट्स द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट, ठीक है। कंसल्टेंट से आ गया इंगेज द बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। इन से आ गया आई वाला आ गया हमारा आरओआई, और डी डेवलपिंग द पीपीए, टी टेस्टिंग द पीपीए, और यहाँ पे जो ओ था ना, ओ ये वाला ओ, ये था हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। डी हो गया डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और ओ से आ गया डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स गोल्स के लिए, ठीक है। ये सारे लाइन वाइज हैं, तो आई होप इससे तो समझ आ ही जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने सब मार्क कर दिए। डिफाइन वाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट बीपीए, हम यहाँ पे थे, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए, आप ये याद कर सकते हो, जो कि है एमएसटी रन, ठीक है। तो अब एमएसटी रन पे आ जाते हैं। मैं पहले बता देता हूँ। एम से आ गया मैनुअल प्रोसेसेस, एस से स्ट्रीमलाइंड, डी से आ गया अनेबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स, आर से आ गया रिक्रूट, यू से आ गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस, और एन से आ गया अपना न्यू एम्प्लॉय, लेंदी या इनकम्प्लीट न्यू एम्प्लॉय। अब मैं स्टेप पे आ रहा हूँ। अब ये हमें देखना है कि क्यों हमें वाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट बीपीए, हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किसी भी प्रोसेस को जानने से पहले आप चाहते हो कि ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट करो, तो आप उससे पहले क्यों ज़रूर लगाओ, वाई, क्यों यार मैं क्यों करूँ, क्या मेरे में क्या कमी है, राइट। तो सबसे पहले मैनुअल प्रोसेस, एरर इन द मैनुअल प्रोसेस। मैनुअल प्रोसेस में हमारे गुड्स ख़राब हो जाते हैं कई बार, कस्टमर हमारे वर्कर्स तोड़ देते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारी हायर कॉस्ट हो, राइट। पेमेंट प्रोसेस इज नॉट स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है स्मूथ, राइट। कभी हमारी जो पेमेंट होती है वो लेट आती है, कभी हम पेमेंट डुप्लीकेट कर देते हैं, जिसकी ठीक है। और कई बार मतलब कि हम पेमेंट टाइम पे नहीं दे पाते, हमें टाइम का ही नहीं पता होता। हमने वर्कर्स भी थोड़ा है, हमें हमें दिमाग है, कई बार नहीं पता चलता, बट ऑटोमेशन की वजह से कहीं पे रिकॉर्डेड होगा, तो कई बार हमारा मतलब हम मिस नहीं हो पाते अर्ली पे डिस्काउंट्स, और हमारा रेवेन्यू भी बच सकता है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है क्यों आपको बीपीए चाहिए। अनेबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स क्विकली ड्यूरिंग एन ऑडिट और लॉसूट, ऑटोमेशन होगी तो इन सब प्रोसेस में डिफिकल्टी नहीं आएगी, राइट। अनेबल टू रिक्रूट एंड ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज़, जहाँ पे अर्जेंटली रिक्वायर्ड हो। इससे क्या होता है कि हम एम्प्लॉय को अच्छा ट्रेन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटेड एक्टिविटी है, तो एम्प्लॉय ज़्यादा भी नहीं चाहिए होते, और अगर चाहिए भी हैं तो वो जल्दी ट्रेन हो जाते हैं। और यू से आ जाएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। मैनेजमेंट के पास इतना दिमाग ही नहीं है, क्या कहूँ, कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे बिजनेस प्रोसेस को, इस वजह से आप बीपीए लगाना चाहते हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है आप क्यों बीपीए लगाना चाहते हो, क्योंकि मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं हो, मैनेजमेंट को पता ही नहीं चलता बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू पास हो रहा है। तो ऑटोमेशन से स्मूथ रहता है, क्लियर रहता है, शॉर्ट रहता है, रिड्यूस कॉस्ट रहता है, तो क्यों ना लगाएं, राइट।
एन से लेंथी और इनकम्प्लीट न्यू एम्प्लॉय। अब न्यू एम्प्लॉय, क्योंकि अगर न्यू एम्प्लॉय रखोगे उसमें ज़्यादा बंदे आएंगे। ऑन बोर्डिंग होता है, कस्टमर ऑन बोर्डिंग। जब भी हम कस्टमर को बुलाते हैं ना, तो हम एक दूसरे से जब भी कोई नया रखवाते हैं तो हम एक दूसरे से परिचय करवाते हैं, हम उससे बताते हैं किस तरह का हमारा इन्वायरमेंट है, और वो खुद भी थोड़ा बहुत जानता है, तो वो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है। तो उसकी वजह से भी ये सब यहाँ पे भी होते हैं, इसलिए हम इंप्लीमेंट करें बीपीए। तो स्टेप 1 इज डिफाइन व्हाई डू वी इंप्लीमेंट प्लान टू इंप्लीमेंट बीपीए। मेरे साथ बोलो, MSD रन, मैनुअल प्रोसेस नॉन स्ट्रीम मैनुअल प्रोसेस लीडिंग टू हायर कॉस्ट। एस, पेमेंट प्रोसेस नॉट स्ट्रीमलाइन। डी, अनेबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स। आर, रिक्रूट अनेबल टू रिक्रूट एंड ट्रेन न्यू एम्प्लॉइज। यू, क्या था, यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। एंड न्यू, एन, लेंदी और इनकम्प्लीट न्यू एम्प्लॉय। यस, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, अब आगे हमारा स्टेप 2, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर विच एंटरप्राइज नीड टू कंप्लाई विद। इसमें क्या लिखना है, वो रूल्स, वो रेगुलेशन, अगर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाती है तो कौन से रूल्स और कौन से रेगुलेशंस का ध्यान रखना है आपको, यही इसमें बोला हुआ है। अब तीसरा आ जाता है हमारे पास, अनेबल डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हम करंटली यूज कर रहे हैं, जिनको हमने डॉक्यूमेंटेड करना, डॉक्यूमेंटेड मतलब संभाल के फाइल में रखना है, ठीक है। अब उसमें हमने देखना है व्हाट डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी कैप्चर, कौन से डॉक्यूमेंट हमें कैप्चर करने हैं, वो कहाँ से आए हैं, मतलब कि वो हमारी ए फर्म से हैं, बी फर्म से हैं, हमारे किस सब्जेक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट फॉर्मेट दे आर इन, PDF फॉर्मेट में है, एक्सेल फॉर्मेट में है, हु इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, हमारा सेल्स मैनेजर एक्सेट्रा, कोई भी। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशंस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ दीस डॉक्यूमेंट्स, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्रोसेसिंग पे, रेगुलेशंस का इम्पैक्ट प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे क्या पड़ता है। यही काम को करने का कोई बेटर वे है। और इस प्रोसेस को एक्सेप्शन, अगर कोई, मतलब कि यही प्रोसेस अगर ऑटोमेटिक कभी भी प्रोसेस करते हैं, ठीक है, अगर कभी एक्सेप्शन आ जाती है, एक्सेप्शन इन द एग्जांपल आउट ऑफ द काउंटर ऑफ द बिजनेस, एक एग्जांपल है कि अगर उधर स्टोर पे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, जब भी हमारे ऑटोमेटिक मशीन्स होती है ना, एक कोई क्वेश्चन XYZ क्वेश्चन पूछ ले और वो मशीन में फीड ना हो, तो वो एक्सेप्शन हो गई, जो उसमें मशीन में पहले से फीड नहीं था उस क्वेश्चन का आंसर जो कस्टमर पूछ रहा है। तो उसके लिए यही कह रहे हैं कि हाउ आर द एक्सेप्शंस इन द प्रोसेस हैंडल, कोई एक्सेप्शन आई थी तो प्रोसेस में वो कैसे हैंडल होती है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे सर। तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स है क्लैरिटी देता है प्रोसेस की, अगर हम किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट कर देंगे तो उसकी हमें क्लैरिटी रहती है। सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसीज, बॉटलनेक्स एंड प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, और डिजाइनिंग द प्रोसेस टू फोकस डिजायर्ड अपना वर्क फ्लो ऑटोमेशन। अब अपना आ जाते हैं सर, हाँ, स्टेप 4 पे, जो कि है हमारा डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स गोल्स टू बी अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटिंग बीपीए। जब हमने बीपीए इंप्लीमेंट किया है तो हमने क्यों किया, हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, इसको हमें पहले से डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो गोल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, गोल्स शुड बी स्मार्ट, ठीक है जी। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइमली, ठीक है जी। स्मार्ट हो गया। तो अब आते हैं स्पेसिफिक पे, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, मेजरेबल, क्वान्टिफिएबल होने चाहिए, ठीक है, अटेनेबल, अचीवेबल होने चाहिए, कोई हवाओं में बातें नहीं चलेंगी, हम ये अचीव कर लेंगे वो अचीव कर लेंगे, नो, रेलेवेंट होने चाहिए, एंटिटी को सच्ची चाहिए। आप गोल आपका है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आप कर रहे हो कुछ और ही, आप कॉस्ट में फ़र्क पा रहे हो, कॉस्ट डजेंट मैटर इफ़ यू आर योर ऑब्जेक्टिव इज क्वालिटी, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स क्वालिटी, राइट। तो रेलेवेंट हो गया। टाइमली, आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा है कि ये गोल मुझे 2020 तक चाहिए, क्योंकि अगर ये गोल अटेन होगा तभी तो मेरा प्रॉफिट अटेन होगा बाय द एंड ऑफ 2020। तो ऑब्जेक्टिव्स में कहीं ना कहीं टाइमली भी होना चाहिए काम, राइट। अब ये सब काम करने के लिए, बीपीए को अचीव करने के लिए, तो हमें ये देखना है कि किस कंपनी को या किस पार्टनर करना है, किस कंसल्टेंट या कंपनी को पार्टनर करना है। मतलब ये जो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, दिस इज अ टेक्निकल थिंग विच हैज़ टू बी आउटसोर्स्ड और विच हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम अ एक्सपीरियंस्ड कंपनी और पार्टनर। सो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या उस पर फ़र्क पड़ता है कि हम कौन सा चूज़ करेंगे। अब हम कंसल्टेंट कौन सा चूज़ करेंगे वो किस किस चीज़ों पे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। वो होता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंसल्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग एवेल्युएटिंग द एंटिटी सिचुएशन, एंटिटी की सिचुएशन को अपना दिमाग किस तरह, ऑब्जेक्टिविटी, उसका ध्यान, उसका दिमाग, वो किस तरह से समझ पाता है उसको, एंटिटी की सिचुएशन को। कंसल्टेंट के पास कोई एक्सपीरियंस है एंटिटी के बिजनेस प्रोसेस का, किस तरह एंटिटी का बिजनेस का प्रोसेस वर्क कर रहा है, उसका थोड़ा ध्यान है कि सीधा ही उसको सीधा ही चला दिए, उसको पता है कि सीधा ही वो अपने XYZ प्रोसेसेस लगाना शुरू कर देगा उस पर, उसको पता तो होना चाहिए एंटिटी का बिजनेस प्रोसेस चलता कैसे है बॉस। अच्छा, इज़ द कंसल्टेंट एक्सपीरियंस्ड इन रिजॉल्विंग क्रिटिकल बिजनेस इशूज़, अगर कोई बहुत ही खतरनाक कोई अजीब से इश्यूज़ हो जाते हैं तो क्या उसका है इतना, उसका एक्चुअली हम कर कुछ नहीं रहे हैं इसमें, उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया इसमें। वेदर द कंसल्टेंट कैन रिकमेंड एंड इम्प्लीमेंटिंग अ combination of hardware, software, services appropriate to meeting
अब वो रेकमेंड भी कर सकता है, एक है कंसल्टेंट रिजॉल्व कर सकता है, एक है कोई प्रॉब्लम आई तो उसे रेकमेंड और इम्प्लीमेंट भी कर सकता है कोई चीज़। अगर उसे लग रहा है कि ये चीज़ नहीं ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कोई नहीं है इनअप्रोप्रिएट, तो वो अप्रोप्रिएट उनको बताएगा और कहेगा इसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये चीज़ उसमें है। अगर ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी में ये क्वालिटीज़ होंगी तो हम उसी को चूज़ करेंगे ना जिसमें है ये चीज़ें, राइट। उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, उसका एक्सपीरियंस हो, उसका कंसल्टेंट वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने वाला जैसा दिमाग हो, वो हमारे एक रेकमेंड कर सके सॉल्यूशन, हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी मदद कर सके, ठीक है। और लास्ट आ गया हमारे आर्टिकुलेट कर पाए बिजनेस वैल्यू ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन उसने फोर्थ यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में निकाला है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में निकाला है, वो उस प्रपोज सोल्यूशन को आर्टिकुलेट कर सकता है बिजनेस वैल्यू। आर्टिकुलेट बिजनेस वैल्यू मतलब अब हमें कोई उसने सोल्यूशन बताया कि सर इसके लिए बहुत ही ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, इसके लिए ये काम करने के लिए अगर आपने बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन लगाया ना सर, तो आपको एक ट्रेंड स्टाफ चाहिए उस जगह पे। तो वही वैल्यू, और वो ये भी कह रहा है कि वो जो ट्रेंड पर्सनल हो वहाँ पे ऑनेस्टी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे कोई चेक भी नहीं लगाया जा सकता, सपोज कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन, राइट। तो वही बिजनेस वैल्यू आर्टिकुलेट कर सकता है, बाकियों के दिमाग में डाल सकता है, बाकियों की तरफ वही चीज़ फैला सकता है, ऐसा कुछ है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। लास्ट आगे सर, कैलकुलेट द ROI ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज़ द कि वो सच्ची उतना बेनिफिशियल है कि नहीं है। जैसे हमें अभी हम क्या पढ़ रहे थे अपना, कैलकुलेट द ROI ऑफ द प्रोजेक्ट। अब उसके लिए ROI मतलब कि हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं BPA प्रपोजल की। अब किसी BPA बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या ना करें, अब इसके कुछ वो है मेथड्स है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है कॉस्ट सेविंग, ठीक है, कॉस्ट सेविंग होनी चाहिए, सेविंग इन एम्प्लॉई सैलरी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्पेस रीगेन्ड फ्रॉम, ठीक है, एलिमिनेटिंग फाइन्स, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑडिट्स, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का भी बेनिफिट मिलता है, इंश्योरिंग कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, न्यू रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़, नई रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगता है, कलेक्टिंग अकाउंट रिसीवेबल, बिल्डिंग बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग सुपीरियर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, ठीक है, चार्जिंग फॉर इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये बहुत ही ईजी था, इसमें कोई ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं, आई होप नहीं थी। अगर कुछ होता है ना कभी, मैं ऐसे होता कि कई बार बहुत ही लिटरली, बहुत ही ऐसे, तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर बिल्कुल ही लिटरल मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। बट आई एम स्टिल सेइंग, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप कमेंट्स में बोलो, आई विल एक्सप्लेन द ब्रीफली द कॉन्सेप्ट इन द राइटिंग, मे बी मैं हिंदी में जैसे मर्जी, बट आई विल एक्सप्लेन यू, ओके, नो डीन टू वरी। बट मुझे बस टाइम लाइन बता देना कहाँ पे आप, या कोई पॉइंट बता देना, आई वुड आंसर दैट, ओके। गोइंग ऑन टू डेवलपिंग द BPA, एक बार रिक्वायरमेंट जो भी थी वो हमने डॉक्यूमेंट कर ली, जो कि हमने तब में की थी, ROI जो अभी अभी कंप्यूट किया है, टॉप मैनेजमेंट अप्रूवल जो हमने शायद फर्स्ट पॉइंट पे की थी शायद। तो अगर ये सब चीज़ें हो गई हैं तो कंसल्टेंट डेवलप करता है रिक्वाइट हमारा BPA। अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट भी होगी, हमारा ROI भी मिल गया, रेट ऑफ वो भी अच्छा लग रहा है, और टॉप मैनेजमेंट की अप्रूवल भी मिल गई, तो बस कंसल्टेंट को कहेंगे बनाओ, कंसल्टेंट बना देगा, ठीक है। अब डेवलप होगा BPA। लास्ट है अपना टेस्टिंग द BPA, एक बार बन गया उसको बस टेस्ट करना है, क्योंकि हम ये चीज़ याद रखना कि हम कई बार अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स, अपनी चीज़ें बनाते हैं, पर अगर हम उन्हें टेस्ट नहीं करते तब तक हमें उसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता चलता। मानते हो कि नहीं ये बात? ज़रूर मेरे को एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये तो ठहरी भाई आउट ऑफ द बॉक्स बात। तो ये अब भाई कुछ केस स्टडीज़ हैं, आई होप ये तो आप खुद ही पढ़ेंगे, राइट, इसमें कुछ नहीं है। एंड ब्रो, now I am telling you that this is the most important question and the fully amended, right? तो इसको ज़रूर आपने पढ़ना है, फिक्र ना करो मैं पढ़ाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, रिस्क की एक सिंपल डेफिनेशन उन्होंने बोली है, रिस्क इज़ एन इवेंट। रिस्क एक इवेंट है जो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, आपने प्लान कुछ किया था, हो कुछ और गया जो कि नेगेटिव था, जो कि आप चाहते नहीं थे, दैट इज़ अनवांटेड। That is negative is what you have thought about, it has turned to something else and that too negative, right? तो वो है हमारा रिस्क। अब रिस्क किस कोई भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, वो हम सोर्सेज ऑफ रिस्क में पढ़ेंगे, ठीक है। अब रिस्क की करेक्टरिस्टिक्स क्या है ये ज़रूर पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन था। अच्छा, पोटेंशियल लॉस दैट एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ थ्रेट या वल्नरेबिलिटी प्रोसेस, ठीक है, पहले तो थ्रेट या वल्नरेबिलिटी की वजह से होता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस में एक्सप्रेस्ड होता है अपना अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी
दैट अ थ्रेट एजेंट माउंटिंग अ स्पेसिफिक अटैक अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सिस्टम। प्रोबेबिलिटी क्या है? रिस्क की डेफिनेशन, रिस्क की करेक्टरिस्टिक्स में ये भी है कि हमें ये भी पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड होता है हम कितने वल्नरेबल है। लाइक्लीहुड मतलब कि अगर आप सपोज करो बारिश हो रही है बाहर, आप छाता लेके नहीं जा रहे हो बाहर, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी आप भीग जाओगे। ठीक है, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ थ्रेट एजेंट माउंटिंग अ थ्रेट एजेंट द रेन माउंटिंग अ स्पेसिफिक अटैक अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सिस्टम। आपने फिर भी रेनकोट पाया है, बट रेनकोट पर्टिकुलर सिस्टम जो है ना हमारा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर सिस्टम इज आर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सिस्टम, ये हमारा रेन कहते हैं अपना छतरी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें दोबारा से एक अमेंडमेंट आई है सर। तो इस पर मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में अपने पास कौन से 3 रिस्क आए हैं वैसे ब्रॉडली, जिसमें अमेंडमेंट आई है, वो है अपने टेक्नोलॉजिकल और डाटा रिलेटेड। क्योंकि बिजनेस तो था सर, जितने भी लिखे हुए हैं ना वो सारे कैटेगराइज जो सबसे पहले बुक में थे वो सारे बिजनेस के अंडर आ गए, और बाकी टेक्नोलॉजी और डाटा रिलेटेड रिस्क नहीं आ गए। मैं उनको तरीका भी बता दूंगा कैसे टेक्नोलॉजी वाले लर्न करने हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, आई नो दैट। ओके, तो शुरू करते हैं। स्ट्रेटजिक रिस्क, स्ट्रेटजिक रिस्क जो कि हमारे वो रिस्क जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने में रुकावट डाले। ठीक है, जो वो रिस्क जिसकी वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट ना कर पाए। वो पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकता है, वो ग्लोबल मार्केट का रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना हमें रिस्क भी है। फाइनेंशियल, दूसरा आ जाता है अपने पास फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल की हमारा पास रिस्क की हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, या तो वेस्ट हो जाएगा या लॉस हो जाएंगे एसेट के। सिंपल सी बात है सर। ठीक है सर, जैसे फॉरेन करेंसी में अगर जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो अगर उसमें वॉलेटिलिटी आ जाती है, मतलब चेंजेस ज़्यादा ज़्यादा आते रहते हैं, ये जो एग्जांपल लिखी हुई है इसमें अगर ज़्यादा ही चेंजेस आते हैं तो हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल इम्पैक्ट, नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और अब हम चलते हैं रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिस्क पे। हमारे पास जो रेगुलेटरी रिस्क है वो रिस्क ये है कि हम अगर कंप्लाई नहीं करते लॉज और रेगुलेशंस को, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज कर सकता है टू फाइन्स एंड पेनल्टीज़। हमें फ़ाइन और पेनल्टी लग सकते हैं ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। अब कोई कंप्लायंस हमसे छूट जाता है गलती से, तो उसकी वो भी रिस्क है हमारा, क्योंकि उसकी वजह से हमें फाइन और पेनल्टीज भरने पड़ेंगे। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क वो रिस्क है जिससे ऑर्गेनाइजेशन एफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में भी काम नहीं कर पाती। जैसे ह्यूमन रिसोर्स का रिस्क है, काम पे बंदे नहीं आ रहे, बंदे जब हड़ताल करी जा रहे हैं। ठीक है, बिजनेस के प्रोसेस रिस्क, प्रोसेसिंग में ही काम करते, काम अपने बिजनेस के प्रोसेस में ही वो एफिशिएंसी नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी का, एफिशिएंसी कैपेसिटी का, सिंपल आंसर। ठीक है, हैजार्ड रिस्क, हैजार्ड रिस्क वो रिस्क है जो कि नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर वो भी जो इंश्योरेबल होते हैं, जो भी इंश्योरेबल होते हैं। ठीक है, वो सब हैजार्ड रिस्क में आ जाते हैं। और रेसिडुअल रिस्क अपना वो होता है, वो रिस्क दैट इज़ ऑलवेज लेफ्ट आउट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। हमने कंट्रोल लगा लिए सर, हमने मेजर लगा लिए किसी भी चीज़ पे, पर फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क रह ही जाता है, उसको हम रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टेक्नोलॉजिकल रिस्क में। अब हमारे 3 हमने पढ़े थे, टेक्नोलॉजिकल, बिजनेस, बिजनेस इसमें से हो गया है हमारा। अब टेक्नोलॉजिकल शुरू करने वाले हैं। टेक्नोलॉजिकल, फ्रीक्वेंट चेंजेस या ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यार टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, आप बस टेक्नोलॉजिकल रिस्क में सिंपल आप अपने सामने एक टेक्नोलॉजी रख लो, अब उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सोचते रहो। ऑब्सोलेंस द मोस्ट बेसिक वन, राइट, ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक हो गया अपना बेसिक। ठीक है, उसके पास तो जितनी टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा चेंज होती है तो अपना वो भी रिस्क है ना कि वो पुरानी वाली ऑब्सोलीट होती रहती है, ज़्यादा पैसे भी लगाने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, दूसरा आगे मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स। अब टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर जो है, मतलब अब हमारा लैपटॉप है, आप चलाते हो विंडोज़, मैं चलाता हूँ ओएस, राइट। आपका सारा सॉफ्टवेयर ही अलग है, जिसने मैक चलाया है ना और जिसने विंडोज़ चलाया, मोस्टली मोस्टली अपने ऑफिस के काम के लिए ज़रूर वो विंडोज़ प्रेफर करेगा, बिकॉज इट इज़ फ्रेंडली, फ्रेंडली इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। The replacements are there in Mac also, but these are not that efficient that Windows have proved to be, right? So
सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स भी हो गए, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी अलग हो गए, उसके अंदर एप्लीकेशंस भी डिफरेंट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सिस्टम, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब कई अब डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स अलग लगाने पड़ते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। जैसा, ये लाइन ज़रूर आपने सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष, राइट। हालांकि आउट ऑफ कोर्स है, बट फिर भी मुझे लगता है आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, प्रॉपर अलाइनमेंट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान में रखना है कि जो सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया है, जो लगाया है, वो आपके ऑब्जेक्टिव और नीड को भी कैटर करता है। कैटर मतलब ध्यान में रखता है कि नहीं। ओके, डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स। जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, और जिनको लगे कहीं पे कॉन्सेप्ट में स्लो है, मैं उनके लिए स्लो हो रहा हूँ, जिन्होंने लगभग जिनको मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। तो आप यू कैन इंक्रीज माई स्पीड, राइट, तो उसमें कोई इशू नहीं है, तेज तेज मैं बताता जाऊँगा। तो डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स। अब इसमें क्या है, वेंडर रिस्क एक आ जाता है। हम जब भी आउटसोर्स करते हैं, हम कुछ ना कुछ वेंडर से लेते हैं, जिनके पास, जैसे कि हमारा हार्डवेयर हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब सिस्टम्स हमने आउटसोर्स किए होते हैं। तो इसमें डिपेंडेंसी, हैवी डिपेंडेंसी रहती है वेंडर्स पे। तो इससे वेंडर्स रिस्क भी अराइज होते हैं, और वेंडर रिलेटेड कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क अगले में दिए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं मिलते हैं, मुझे ये नहीं पता, इसी में वेंडर रिलेटेड में ही डाल सकते थे, बट क्योंकि वो आउटसोर्स है, इसलिए उन्होंने बस अलग बना दिया। हालांकि आप भी इसे अलग ही बनाएंगे। ओके, वेंडर रिलेटेड कंसेंट्रेशन रिस्क। ओके, कि अगर आप नेटवर्क, हार्डवेयर, ये सब अलग अलग बंदों से लेते हैं, ठीक है, आउटसोर्स करते हैं, तो इसमें क्या चक्कर है भाई, अगर आप एक ही बंदे से सब कुछ लेंगे तो रिस्की है ना, रिस्की है। क्योंकि अगर कल को वो बंदा आपको कहते हैं नहीं, मैं इस प्राइस पे नहीं, इस प्राइस पे लूँगा, आप तो कहीं के भी नहीं रहे। आप कस्टमर से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, वो आपको चार्ज ज़्यादा कर रहा है, आप भी फुली उस पर डिपेंडेंट हो। सो ये भी हो गया वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेटेड रिस्क। अब आ गया अपना एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। इसमें क्या है कि एक ही बंदे में, मेकर शुड नॉट बी द चेकर। मतलब कि जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है वो ही उसे ध्यान में रख के, मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी बड़ी अच्छी लिखी हुई है। इफ़ अ सिंगल एम्प्लॉई जो इनिशिएट भी कर सकता है, ऑथराइज इनिशिएट, वो काम का खुद भी कर सकता है, किसी को ऑथराइज भी कर सकता है, वो लोन को ख़त्म भी कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो मिसयूज़ भी कर सकता है उसको, राइट। तो ये भी टेक्नोलॉजी रिस्क के अंडर ही आ जाएगा। अब एक्सटर्नल थ्रेट रिलेटिंग टू साइबर फ्रॉड या क्राइम। अब अगर ये तो सिंपल है सर, जो भी टेक्नोलॉजी चलाता है, दो तीन बेसिक चीज़ें तो हो ही जानी चाहिए, जैसे ऑब्सोलेंस, ये तो आपके दिमाग में ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी अब ज़रूर आपके दिमाग में आई होगी कि साइबर फ्रॉड या क्राइम आते रहते हैं, आपको कॉल आते रहते हैं, या आपकी एफबी, ये सब हैक भी होते रहते हैं, एक्टर्स के होते रहते हैं आजकल। सो दैट्स द केस, ये आ जाएगा इसमें। हायर इम्पैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल या अनइंटेंशनल एक्ट ऑफ द इंटरनल एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का ही टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में एम्प्लॉय का ही एक लिंक होता है, जो कि वीकेस्ट होता है, ठीक है। एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चलाने के लिए भी एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखने वाला भी एक एम्प्लॉय चाहिए, राइट। न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स एम्प्लॉय टू एक्वायर कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स। ये भी एक टेक्नोलॉजी रिस्क है, क्योंकि अब सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्या होती है, आपको बैंक से आपको एक कॉल आता है, जो कि ऐसा शो किया जाता है कि वो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, वो ऐसे मांगते हैं, तो वो हो गया सोशल इंजीनियरिंग। अब जो लोग कन्फ्यूजन पा रहे हैं फिशिंग में, फिशिंग था मैसिंग, फिशिंग आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला चैप्टर में, वो फिशिंग था। फिशिंग में होता है मैसेज भेजना कि आप जीत गए कुछ, ठीक है। आप जैसे हमें केबीसी से कई बार मैसेज आ जाता है, कई बार आपको किसी और फर्म से मैसेज आ जाता है कि आप इतने रुपए का गिफ्ट जीत गए हो, वगैरह वगैरह, वो होता है फिशिंग, राइट। फिर आप उस पर क्लिक करते हो, फिर आपकी डिटेल्स आती हैं, वो अलग हो गया। सोशल इंजीनियरिंग जो आपको कॉल आती है, ओके, वो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं,
वो आपके ऊपर है, हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट। अच्छा, 2 रह गए हैं अब। नीड फॉर गवर्नेंस प्रोसेस टू एडिक्वेटली मैनेज टेक्नोलॉजी। अब अगर कंट्रोल्स ढंग के नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी भी ढंग की नहीं मैनेज हो पाएगी, राइट। सरल भाषा में ये लास्ट 2 पॉइंट मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि बच्चे सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको 5 से 6 लिखने हैं, मैंने हद टू हद 11-12 अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ओके, डाटा रिलेटेड रिस्क में आप ना चैप्टर 3 में, जैसे कि इन्होंने कहा है, जो कि अपना टेक्नोलॉजी वाला है रिलेटेड, उससे आप पढ़ सकते हैं। और इसमें डाटा रिलेटेड में सिंपल सिंपल सिर्फ हेडिंग याद रखना, ठीक है। बाकी अपने आप रीडिंग ले लेना, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी आपको पता है ज़्यादा हम इन चीज़ों में भूल नहीं सकते, राइट। ये तो सब आपके ऊपर ही। तो हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं, मुझे 2 चीज़ें बतानी है जिसको मैं अपना आपका होमवर्क भी कह सकता हूँ, बिकॉज़ इतना ज़्यादा डिटेल में चैप्टर में जाना, हालांकि जो जो ज़रूरी है मैं जा रहा हूँ, बट सब चीज़ों के लिए तो लगता है ना टाइम। सो बिजनेस रिस्क हमने सबसे पहले किए थे, जो बुक में हमारे पहले से ही थे, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म भी दी थी, सिल्क फॉर हर्ष, ठीक है, जिसमें एस अलग है, ILK, ठीक है, जिसमें एस सिल्क में से सिर्फ एस है, FOR में से हर एक का इनिशियल लेटर है, और हर्ष में से HAR है। ओके, ये हो गया हमारा बिजनेस का। टेक्नोलॉजी का मैंने आपको सारे 10 to 12 पॉइंट्स हैं वो समझा दिए हैं। और इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म आपको कोई दिमाग में क्या कहते हैं मेमोरी टेक्निक चाहिए होगी, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई वुड टेल यू। अभी टाइम की शॉर्टेज है। और डाटा रिलेटेड तो आपको चैप्टर 3 का लिखना, हल्की हल्की हेडिंग पढ़ लेना। अब इसमें एक और टॉपिक आता है जो कि है रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे कुल, मैं बोलता जाऊँगा, यहाँ पे कुल हैं 8 है सर। इसमें कुल 8 पॉइंट्स हैं, 8 टर्म्स हैं। मैं कहूँगा इसमें से भी आप ज़रूर 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 इसमें भी अगर आपको कोई डाउट होगा ना, तो भी आप मेरे से पूछ लेना। मैं आपको इंडिविजुअली इस टर्म्स पे 2 to 3 मिनट्स में सारी ही टर्म समझा दूंगा, बट मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज़ ये इतनी बेसिक है, तो मुझे नहीं लगता इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा होगा, राइट। यहाँ पे हम बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स लेने वाले हैं। एक है हमारा सोर्सेज ऑफ रिस्क, और दूसरा है हमारा अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ रिस्क, सर सोर्सेज ऑफ रिस्क में यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं 8 से 9, ठीक है। अब इसको याद कराने का बहुत ही अच्छा तरीका, सिर्फ नाम तो याद करने, तो सबसे पहले आ गया अपना इंडिविजुअल रिस्क आ गया। अब उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या, अपने इंडिविजुअल के आसपास सबसे पहले कौन कौन से रिस्क होते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमारे साइड पे कौन से रिस्क है, एक है सर मैनेजमेंट रिस्क, एक है ह्यूमन नेचर रिलेटेड रिस्क, एक है अपना टेक्नोलॉजी रिस्क। तो हमारे 4 रिस्क को मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही हो गए। अब ऑर्गेनाइजेशन जाती है बाहर कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो आ गया हमारे पास कमर्शियल एंड लीगल कस्टम रिस्क, ठीक है। उसके बाद लीगल कस्टम हो गया, उसके बाद बाहर जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को किस किस से डील करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ता है इकोनॉमिक रिलेटेड रिस्क से करना पड़ता है, इकोनॉमी को पॉलिटिकल से करना पड़ता है। ये स्ट्रॉन्ग पार्टी है ना सरदार साहिब, हाँ, ये अपनी हो गए पॉलिटिकल रिस्क। स्पेलिंग यहाँ पे राइटिंग बहुत ही ख़राब आ रही है, नो दैट, बट किस तरह भी आपको तो पढ़ना ही है, सो निकाल लेना। तो अब सीखने का क्या रंग है, अब इन सब के बाहर एक हमारा होता है नेचुरल रिस्क, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, राइट। तो अब नाम
आपको याद करने हैं। पहले आ गया मैनेजमेंट रिस्क, इंडिविजुअल रिस्क, इंडिविजुअल सबसे पहले इंडिविजुअल। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन में सर कितनी कितनी चीज़ें। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते हो 3 चीज़ें दिखती है, मैनेजमेंट दिखता है, ह्यूमन दिखता है, टेक्नोलॉजी दिखती है। ठीक है सर, ये हो गए हमारे अंदर वाले 4। अंदर बाहर कुछ नहीं, ये सिर्फ नाम है, आपको याद कराने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, फिर बिजनेस जाता है सर बाहर, तो एक होता है हमारा कमर्शियल एंड लीगल रिलेटेड रिस्क। फिर कंपनी है, फिर हमारा बिजनेस बढ़ता है तो पूरी इकोनॉमी में हमारा नाम हो जाता है। ठीक है, फिर पॉलिटिकल भी हमारा साथ में ही आ गया वर्ल्ड में। ठीक है, लास्ट में आ जाता है सर एक नेचुरल रिस्क, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कितने हो गए नाम हमारे अंदर हो गए। जैसे इंडिविजुअल अंदर बढ़ता है 3 रिस्क, मेरे साथ साथ बोल दो, मैनेजमेंट, ह्यूमन, टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाहर जाते हैं तो कमर्शियल एंड लीगल रिस्क, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, और सबसे बाहर नेचुरल रिस्क। मैं होप सो याद हो के या होगा। अब हम पढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, जो कि है सारा या 5T। ये इसको याद करने का तरीका है। सबसे पहले आ जाता है एक्सेप्ट द रिस्क। ठीक है, एक्सेप्ट द रिस्क मतलब क्या होता है सर? एक्सेप्ट द रिस्क मतलब उसको टॉलरेट करना, रिस्क को टॉलरेट करना। हम कितना ज़्यादा उसको टॉलरेट कर सकते हैं। अगर वो रिस्क इतना थोड़ा है, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट डालेगा नहीं, तो फिर हम कहेंगे चल चलता है, इसलिए वो हो गया हमारा, हम टॉलरेट कर लेते हैं, इसलिए हो गया एक्सेप्ट द रिस्क। दूसरा आ गया ऑल्टरनेट एक्शन। रिस्क हमारे पास ये है, हमें पता लग गया कि हमारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलेंट हो रही है, ये वाले कंपनी की। ठीक है, इस कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा अपडेशंस आ रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, जिस वजह से हम ऑब्सोलेंस, हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं पा रही। तो हम उस टेक्नोलॉजी, हम ऐसा करेंगे, हम कोई और टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे। हो सकता है हम टेक्नोलॉजी को छोड़ के ह्यूमन सोर्सेज पे चले जाए, हम ह्यूमन से काम कराना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें ठीक लगे। ऑल्टरनेट एक्शन, शेयर द रिस्क। शेयर द रिस्क मतलब ट्रांसफ़र द रिस्क, हम वो रिस्क को ही ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है सर, उसके बाद आ गया अपना मिटिगेट द रिस्क। मिटिगेट मतलब ट्रीट करना, अगर मतलब उसको ठीक करना, हम उस रिस्क को ठीक कर सकते हैं तो हम मिटिगेट, उसको हम ठीक भी कर देंगे। लास्ट आ गया अवॉइड द रिस्क, हम उस रिस्क को किसी ना किसी तरह अवॉइड करेंगे। इसका मतलब हम टर्न बैक कर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे उस रिस्क से। ठीक है जी, ये हो गया हमारा रिस्क रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। इसको आप सारा से भी पढ़ सकते हो, इसको आप 5T से भी पढ़ सकते हो। I want to thank you everybody who have stayed with patience for the part 1, जो आपने इतनी पेशेंस दिखाई है ना मेरे पार्ट 1 के लिए। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपको कितनी हेल्प हुई है इससे, क्योंकि कि कई और भी हैं लेक्चर्स आई नो, बट मेरा सिर्फ यहाँ पे इस अपने चैनल पे यही पर्पस है कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। जो पर्टिकुलर नोट्स मैं यूज़ करता हूँ, जो पर्टिकुलर पॉइंट्स मैंने ध्यान में रखे थे, जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो भी मैंने बताए, जो पेपर में आए वो भी मैंने बताए। सो ओवरऑल मुझे जो आपको देना चाहता था मैं, जो दे सकता था मैं, वो मैंने आपको दिया पार्ट 1 में। अब ज़्यादा कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वी आर कमिंग विद पार्ट 2, जो कि हमारा लगभग बन गया है। एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत ही बाकी है, एंड वी वुड सून बी बैक विद दैट। थोड़ा बहुत एडिट करने के लिए गया हुआ है अभी, तो बस वो एडिट होके आ जाता है, तो आई विल पोस्ट दैट टू। ओके, तब तक के लिए ये बताओ, इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई कुछ अच्छा लगा तो बताओ, अच्छा भी लगा तो भी बताना चाहिए यार, क्यों नहीं बताना चाहिए? मेरे को पता नहीं लगता आप लोग क्यों नहीं बताते। चलो बताओ। और क्या और कोई सजेशन है कुछ, किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझना चाहते हो तो वो भी बताओ। मैं जैसे ही अभी पार्ट 2 अपलोड करूंगा उसके बाद उस टॉपिक को भी कैटर कर लूंगा। ओके, ओके बाय।